Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to discuss regarding peptic ulcer disease. So if I am telling you in very simple word what is peptic ulcer disease, so peptic means to digest. Peptic means to digest and ulcer means ki any break or any hole in the layer of the alimentary canal. So any break or any sore develop in the digestive system is known as peptic ulcer disease. सो बेसिकली पेप्टिक अल्सर डिजीज क्या है? एनी ब्रेक और सोर इन द म्यूकोजल लाइनिंग ऑफ स्टमक. सो देखो बेसिकली सबसे पहले मैं आपको लाइनिंग बताती हूँ कि हम आप सबको पता है कि जो हमारा एलिमेंट्री कनाल है, जो हमारा जीआईटी सिस्टम है, उसमें बेसिकली 4 लेयर है. सो फ्रॉम ऊपर से नीचे की बात करूँ तो सबसे पहले जो हमारा अपर लेयर है दैट इज द सिरोसा लेयर. सिरोसा इज द द आउटर लेयर है. आउटर लेयर इज नोन एज सिरोसा लेयर. ठीक है ना, जो बेसिकली क्या करता है, प्रोटेक्ट करके रखता है ना, फ्रिक्शन से एंड ऑल. लाइक पेरिटोनियल कैविटी हो गया, रेट्रोपेरिटोनियल कैविटी हो गया ना. सो सिरोसा इज द आउटर मोस्ट लेयर. उसके बाद हमारा मस्कुलरीज लेयर आता है. दिस लेयर इज द मस्कुलरीज लेयर. सो मस्कुलरीज लेयर बेसिकली क्या करता है, मस्कुलर एज द नेम सजेस्ट मसल्स, मतलब कि ये हमारा जो मसल्स लेयर है, जो बेसिकली जो पेरिस्टालसिस होता है ना, जो हमारा जो फूड जो हम लेते हैं वो आगे की तरफ प्रोसीड होता है, पेरिस्टालसिस होता है, वो बेसिकली क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ दिस मस्कुलरीज लेयर की वजह से. सो सिरोसा हो गया, देन सेकेंड लेयर इज द मस्कुलरीज. उसके बाद थर्ड लेयर आता है हमारा सब मिकोजा. सो सब मिकोजा क्या है? सब मिकोजा में लाइक जितने भी कनेक्टिव टिश्यूज हो गया, ब्लड वेसल्स हो गए, नर्व्स हो गए, है ना, वो सब हमारा कहाँ पे होता है? सब म्यूकोजल लेयर में होता है. यू कैन सी इन दिस पिक्चर, है ना, आपको थोड़ा सा पिंकिश पिंकिश दिख रहा होगा, तो यहाँ पे आपको ब्लड सप्लाई वगैरह दिखेगा, है ना, ब्लड वेसल्स दिखेंगे आपको, कनेक्टिव टिश्यूज हो गया, है ना, ये सारे होंगे. प्लस ये ब्लड वेसल्स मतलब ये ब्लड सप्लाई करता है टू द इनर लेयर दैट इज द म्यूकोजल लेयर को भी सप्लाई करता है. प्लस न्यूट्रिएंट्स वगैरह, क्योंकि म्यूकोजल लेयर को भी तो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, ब्लड चाहिए, है ना, फॉर प्रॉपर मैकेनिज्म के लिए. सो ये कौन प्रोवाइड करता है? म्यूकोजल लेयर, सब म्यूकोजल लेयर प्रोवाइड करता है. सो सिरोसा लेयर हो गया सबसे आउटर. देन हमारा मस्कुलरीज हो गया जो कि बेसिकली मसल्स लेयर होता है, जो कि बेसिकली पेरिस्टालसिस करता है. एंड देन हमारा सब म्यूकोजल लेयर आता है. एंड द इनर लेयर, इनर मोस्ट लेयर होता है हमारा म्यूकोजा. सो इनर हमारा कौन सा लेयर है? म्यूकोजल लेयर है. सो म्यूकोजल लेयर में बेसिकली जो हमारा म्यूकोजल में भी बहुत सारी कवरिंग होती है. सो जो हमारा एक कवरिंग है दैट इज द एपिथेलियम लेयर. सो एपिथेलियम बेसिकली क्या करता है? सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन, जो भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो एब्जॉर्ब होता है, प्लस जो भी हमारा जितने भी हमारे लाइक एसिड्स वगैरह जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, पेप्सिन हो गया, वो सब हमारे इंटरनल लेयर में हमारा रिलीज होता है. ठीक है ना. सो सिक्रीशन प्लस एब्जॉर्प्शन में ये हेल्प करता है हमारा म्यूकोजल लेयर. सो सिरोसा, मस्कुलरीज, सब म्यूकोजा एंड द म्यूकोजल लेयर. सो इन पेप्टिक अल्सर डिजीज में बेसिकली जो अल्सर जो फॉर्म हो रहा है वो कहाँ हो रहा है? म्यूकोजल लेयर में हो रहा है. म्यूकोजल लेयर में एनी ब्रेक, एनी सोर डेवलप. ठीक है ना. सो दैट इज द म्यूकोज एंड दैट इज द पेप्टिक अल्सर डिजीज. सो वो तो या तो हमारा स्टमक में हो सकता है, अगर स्टमक में, या तो स्टमक में हो सकता है, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, यहाँ पे अल्सर हो गया, या तो स्टमक में हो सकता है, या फिर डुओडेनम में हो सकता है. ठीक है ना. एंड थर्ड बहुत रेयरली इसोफेगस में भी हो सकता है. ठीक है ना. सो पेप्टिक अल्सर जो है वो डिजीज जो है ब्रॉड टर्म है, उसके अंदर लाइक गैस्ट्रिक अल्सर हो गया, हमारा डुओडेनल अल्सर हो गया, इसोफेजियल अल्सर हो गया. सो ये सारा उसके अंदर अंडर आता है. ठीक है ना. सो अगर स्टमक में होगा तो गैस्ट्रिक अल्सर, अगर डुओडेनम में होगा तो डुओडेनल अल्सर, एंड अगर इसोफेगस में होगा तो इसोफेजियल अल्सर होगा, जो कि बहुत लेस कॉमन होता है. ठीक है ना. सो ये बेसिकली क्यों हो रहा है? क्योंकि देखो आप सबको पता है जो हमारा स्टमक है वो क्या रिलीज करता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज करता है, पेप्सिन रिलीज करता है. ठीक है ना. सो बेसिकली जो भी फूड आता है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज हुआ, वो पेप्सिन को एक्टिवेट करेगा. पेप्सिन क्या करेगा? प्रोटीन को डाइजेशन में हेल्प करेगा, प्रोटीन डाइजेस्ट करेगा. ठीक है ना. जैसे ही फूड आएगा ये सारे जो जो एंजाइम्स है वो रिलीज होंगे. ठीक है ना. सो अगर लेट्स सपोज इसमें ओवर प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, ओवर प्रोडक्शन ऑफ पेप्सिन हो गया, तो क्या करेगा ये? मतलब प्रोटियोलाइटिक तो है और एट द सेम टाइम वो बहुत ज्यादा रिलीज होगा तो क्या कर देगा? म्यूकोलाइटिक्स भी है, म्यूकस को भी खाने लग जाएगा. मतलब जो आपने खाना खाया है उसको डाइजेस्ट करने के साथ साथ वो म्यूकस को भी डाइजेस्ट करने लग जाएगा. ठीक है ना. सो ओवर सिक्रेशन ये हो गया. तो ये तो हमारा लाइक क्या बोलते हैं, ये हमारा काइंड ऑफ कि ये हार्मफुल चीज है. इसको प्रोटेक्ट कौन कर रहा है? क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन तो हमेशा रिलीज हो ही रहा है हमारे गैस्ट्रिक में, हमारे स्टमक में. बट प्रोटेक्ट कौन करके रख रहा है? हमारा इंटरनल लेयर, जो हमारा एपिथेलियम लेयर है, जो म्यूकोजल की जो एपिथेलियम लेयर है. ठीक है ना, वो प्रोटेक्ट कर रही है. प्लस और हमारा जो स्टमक में और क्या रिलीज हो रहा है? बाइकार्बोनेट रिलीज हो रहा है. मतलब एसिड रिलीज हुआ, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए बेस भी रिलीज हो रहा है, दैट इज द बाइकार्बोनेट रिलीज हो रहा है. सो ये सब क्या है? प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है. तो अगर इसमें डिसबैलेंस होगा, इम्बैलेंस हो गया, लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन ज्यादा रिलीज हो रहा है कंपैरिजन टू दिस बाइकार्बोनेट
कम रिलीज हो रहा है, और जो हमारा एपिथेलियम लेयर में कुछ प्रॉब्लम आ गया है, उसमें कुछ लाइक ब्रेक हो गया है, तो अगर प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म कम हो गया और जो हमारा डिस्ट्रॉइंग मैकेनिज्म ज्यादा हो जाएगा, इसमें अगर इम्बैलेंस होगा तो क्या होगा, बिकॉज ऑफ दैट अल्सर फॉर्म हो सकता है वहां पे, ठीक है ना। सो अब पेप्टिक अल्सर डिजीज क्या है, इट मीन्स ब्रेक और सोर इन द म्यूकोजल लाइनिंग ऑफ स्टमक, duodenal और इसोफेगस ड्यू टू इम्बैलेंस ऑफ पेप्सिन एंड गैस्ट्रिक एसिड, जो कि क्या है, डेट प्रोमोट द म्यूकोजल इंजरी, जो म्यूकोजल इंजरी को प्रमोट करता है। एंड इंटैक्ट एपिथेलियम, अगर एपिथेलियम वहां पे इंटैक्ट है मतलब कि ठीक ठाक है ना, मतलब कि हमारा म्यूकोजल को वो क्या कहते हैं, वो अंदर नहीं जा पाएगी, उसको क्या बोलते हैं, उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगी, है ना। सो इंटैक्ट एपिथेलियम है मतलब कि अच्छा प्रोटेक्टिव है। म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट सिक्रेशन हो रहा है, मतलब प्रॉपर न्यूट्रलाइज कर रहा है एसिड को, है ना। सो अगर ये प्रोटेक्टिव म्यूकोजा, ये म्यूकोजा को क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सो अगर इसमें डिस्ट्रप्शन हो जाएगा, अगर हमारा म्यूकोजल इंजरी को जो प्रमोट कर रहा है वो ज्यादा हो गया, एंड जो म्यूकोजल को हमारा वो बचा रहा है, म्यूकस को जो बचा रहा है, जो म्यूकोजा को जो प्रोटेक्ट कर रहा है, वो कम हो जाएगा। सो इसमें अगर इम्बैलेंस होगा तो जिसकी वजह से आपको क्या देखने को मिलेगा, ब्रेक और एनी सोर डेवलप इन दैट चीज, है ना, इन दैट लाइक आइदर इन स्टमक और डुओडेनल और इसोफेगस में। सो डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन कि कहाँ पे हुआ है, सो अगर गैस्ट्रिक में होगा तो उसको हम गैस्ट्रिक अल्सर बोलेंगे, मतलब कि अल्सर डेवलप इन द म्यूकोजल लाइनिंग ऑफ स्टमक, म्यूकोजल लाइनिंग ऑफ स्टमक एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, है ना। सो एग्जाम में अगर आपसे एमसीक्यू पूछे कि गैस्ट्रिक अल्सर जो है वो कॉमन साइट कहाँ पे होता है, सो द कॉमन साइट फॉर गैस्ट्रिक अल्सर इज द लेसर कर्वेचर, दिस साइड, यहाँ पे अल्सर ज्यादा डेवलप होते हैं लेसर कर्वेचर में, ठीक है ना। एंड अगर डुओडेनम में पूछे कि डुओडेनम में मोस्ट कॉमन साइट क्या है, सो दैट इज दिस आफ्टर पाइलोरस, पाइलोरस के जस्ट बाद ये जो हमारा डुओडेनम है ना, जो कर्व है, यहाँ पे अल्सर ज्यादा डेवलप होते हैं, है ना। सो ये कॉमन साइट है। सो गैस्ट्रिक अल्सर, अल्सर इन द म्यूकोजल लाइनिंग ऑफ स्टमक प्रेजेंट इन लेसर कर्वेचर, मोस्ट कॉमन, एंड डुओडेनल अल्सर लाइक आफ्टर पाइलोरिक स्फिंक्टर, एंड थर्ड हमारा इसोफेजियल अल्सर होगा जो कि लोअर सेगमेंट में होगा, ठीक है ना। बट एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि इन गैस्ट्रिक अल्सर, डुओडेनल अल्सर एंड इसोफेजियल अल्सर सबसे ज्यादा कॉमन क्या है, सो सबसे ज्यादा कॉमन है दैट इज डुओडेनल अल्सर, इसोफेजियल बहुत लीस्ट कॉमन है, रेयर है, ठीक है। गैस्ट्रिक एंड डुओडेनल इज मोर कॉमन, एंड गैस्ट्रिक एंड डुओडेनल में भी डुओडेनल अल्सर इज मोस्ट कॉमन, ठीक है ना। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डुओडेनल अल्सर इज मोस्ट कॉमन कंपैरिजन टू गैस्ट्रिक अल्सर, ठीक है ना। तो ये तो हमने साइड बेसिकली पढ़ लिया। सो जो पेप्टिक अल्सर डिजीज है ना, वो एक्यूट भी हो सकता है, क्रोनिक भी हो सकता है। एक्यूट मतलब कि शॉर्ट टर्म में हुआ है, सो जस्ट सुपरफिशियल इन्वॉल्व्स ओनली म्यूकोजल लेयर, ओनली म्यूकोजल लेयर को इन्वॉल्व करेगा, ठीक है ना, अंदर वो और पेनिट्रेट नहीं हो पाएगा, अगल बगल के जो एडजेसेंट ऑर्गन्स है उसको पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा, ठीक है ना, मतलब जस्ट फॉर शॉर्ट टर्म के लिए हुआ है। सो सुपरफिशियल इन्वॉल्व्स ओनली म्यूकोजल लेयर। क्रोनिक पेप्टिक अल्सर डिजीज कब बोलेंगे, जब वो जो बहुत डीप चला गया हो, मतलब कि उसने म्यूकोजल लेयर को भी म्यूकोजल लेयर को तो अफेक्ट किया ही किया है, उसके साथ ही साथ जो हमारे एडजेसेंट ऑर्गन्स है जैसे पेनक्रियाज हो गया, है ना, उसको भी इन्वॉल्व कर लिया, एंड लाइक और लाइक सब म्यूकोजा, मस्कुलरीज, सिरोसा लेयर को भी इन्वॉल्व कर रहा है ना। सो लाइक पेनिट्रेट होता जा रहा है, अगल बगल वो फैल रहा है। सो दैट इज द क्रोनिक पेप्टिक अल्सर डिजीज। एंड लाइक अगर परफोरेशन, आप खुद सोचो, अगर वो जो हमारा लेट सपोज गैस्ट्रिक में अल्सर हुआ था, गैस्ट्रिक में अल्सर हुआ था, एंड वो अल्सर इतना ज्यादा पेनिट्रेट हो गया कि वो पूरे लाइनिंग को होल कर दिया, पूरा होल क्रिएट कर दिया। अब ये होल क्रिएट कर देगा तो यहाँ से गैस्ट्रिक लीकेज होगा, तो लाइक अगल बगल ऑर्गन के पास जाएगा, तो लाइक परफोरेशन हो सकता है, एंड इट इज द मेडिकल इमरजेंसी, है ना। सो परफोरेशन हो सकता है, उसकी वजह से मेडिकल इमरजेंसी होगी, है ना। सो ये हमारा एक्यूट पेप्टिक अल्सर डिजीज हो गया और क्रोनिक पेप्टिक अल्सर डिजीज हो गया, ठीक है। उसके बाद है हमारा कॉजेज, की द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि ये बेसिकली क्यों हो रहा है। हमने पढ़ तो लिया कि लाइक जो इम्बैलेंस हो रहा है, जो म्यूकस को जो प्रोटेक्ट कर रहे हैं एंड जो म्यूकस को जो इंजर्ट करने वाले जो मैकेनिज्म है, उसमें इम्बैलेंस की वजह से हो रहा है। बट वो इम्बैलेंस बेसिकली क्यों हो रहा है, सो द फर्स्ट एंड मोस्ट कॉमन कॉज अगर आपसे पूछे दैट इज द हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन इज द मोस्ट कॉमन कॉज, एंड उसके बाद हमारा एनसेड्स आता है, हम सबके बारे में पढ़ेंगे वो कैसे क्यों करता है। सो बेसिकली जो हमारा हेलिकोबैक्टर पाइलोरी है ना, दैट इज द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव स्पाइरल शेप बैक्टीरिया होता है, एंड दिस बैक्टीरिया लव टू लिव इन द डुओडेनम एंड द गैस्ट्रिक म्यूकोजा में रहना इनको बहुत पसंद है। तो ये जैसे कि ये थ्रू लाइक हमारा इंजेक्शन के थ्रू फीको ओरल रूट के थ्रू भी ये अंदर हमारे जाता है, एंड जैसे ही वो अंदर जाता है उसको कहाँ रहना पसंद है, उसको स्टमक में, उसको डुओडेनम के म्यूकोजल लेयर में रहना पसंद है, वहां जाके वो कॉलोनीज फॉर्म करेगा।
अब वो क्लोनिस फॉर्म तो करेगा, बट हमने क्या पढ़ा कि हमारे स्टमक में क्या प्रोड्यूस हो रहा है, एसिड प्रोड्यूस हो रहा है। तो इतना हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो प्रोड्यूस हो रहा है वो ऑफ कोर्स इस हेलिकोबैक्टर पाइलोरी को तो खत्म कर देगा ना, इतना ज्यादा वो एसिडिटी है, सो वो खत्म हो जाएगा। बट जो उसको रहना कहाँ पसंद है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी को, हमारे स्टमक में। तो वो उस तरीके को अपने आप को चेंज भी तो करेगा, क्योंकि उसको वहां पे रहना है, तो वो उस तरीके का अपने आप को चेंज करेगा सो डेट वो वहां पे रह पाए। सो वो क्या करता है, वो यूरिएज रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है? यूरिएज रिलीज करता है। एंड ये यूरिएज क्या करेगा, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा। ठीक है ना, वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, वो आराम से वहां पे रह सकता है। ठीक है ना, सो ये यूरिएज रिलीज करता है एंड वहां पे जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो थोड़ा नॉर्मलाइज हो जाएगा, वो इजिली रह लेता है। बट आप सबको पता है ये जैसे ही यूरिएज रिलीज करेगा, हमारा जो स्टमक का जो एसिडिटी इन्वायरमेंट है वो कम होगा, तो स्टमक को तो लगेगा ना वो कम हो रहा है, तो वो और एसिड प्रोड्यूस करेगा। तो फर्स्ट फैक्टर इज कि वो और एसिड प्रोड्यूस कर रहा है, तो ऑफ कोर्स म्यूकोजल डैमेज होगा। एंड सेकेंड थिंग कि इन्फेक्शन हुआ है ना, बैक्टर पाइलोरी बेसिकली क्या है, इन्फेक्शन है। सो वो इन्फेक्शन है मतलब कि इन्फ्लेमेशन होगा। ऑफ कोर्स हमारे बॉडी में जब इन्फेक्शन होता है तो इन्फ्लेमेशन होता है, सो इन्फ्लेमेशन होगा। एंड इन्फ्लेमेशन की वजह से ये बैक्टीरिया वहां पे अपनी क्लोनिस फॉर्म करेगी, इन्फ्लेमेशन करेगी, जिसकी वजह से और क्या होगा, म्यूकोजल डिसरप्शन होगा, म्यूकोजल इंजर्ड होगा एंड देन क्या होगा, सोर डेवलप हो जाएगा, वहां पे अल्सर डेवलप हो जाएगा। एंड बेसिकली यही कर रहा है ये, है ना। सो ये हमारा मैकेनिज्म हो गया फॉर हेलिकोबैक्टर पाइलोरी का। सेकेंड और मोस्ट कॉमन क्या है, दैट इज द एनसेड्स, मतलब क्या है, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, जैसे कि हमारा एस्पिरिन हो गया, हमारा आइबुप्रोफेन हो गया, डिक्लोफेनेक हो गया। सो ये ड्रग को अगर आप लॉन्ग टाइम तक कंज्यूम करेंगे, सो बेसिकली क्या होगा, ये जो ड्रग्स है ना, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, वो क्या करते हैं, ये हमारे प्रोस्टाग्लैंडिन जो है ना उसको डिक्रीज करते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन को डिक्रीज करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारा एपिथेलियम लेयर हो गया, बाइकार्बोनेट हो गया, म्यूकस हो गया, तो ये हमारे प्रोटेक्टिव थे, है ना, फॉर म्यूकोजल लेयर के लिए। ऐसे ही प्रोस्टाग्लैंडिन भी प्रोटेक्टिव है, क्यों, क्योंकि ये भी क्या करते हैं, बाइकार्बोनेट का सिक्रीशन में ये हेल्प करते हैं ना। सो प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होगा तो क्या करें, प्रोटेक्ट करेंगे म्यूकोजा को। सो बेसिकली ये क्या कर रहे हैं, एनसेड्स क्या करें, प्रोस्टाग्लैंडिन को डिक्रीज करें। अब प्रोस्टाग्लैंडिन डिक्रीज होगा तो ऑफकोर्स क्या होगा, वहां पे वो बाइकार्बोनेट वगैरह भी कम होगा, तो क्या होगा, म्यूकोजल जो है इंजर्ड होगा तो मतलब सोर फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा ये हमारे दो मोस्ट कॉमन कॉज है। उसके अलावा और भी कॉज होते हैं, जैसे कि जोलिंजर एलिसोन सिंड्रोम। सो जोलिंजर एलिसोन सिंड्रोम में क्या होता है कि देयर इज ट्यूमर फॉर्मेशन इन लाइक स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, पेनक्रियाज, वहां पे ट्यूमर फॉर्म हो जाता है। अब ट्यूमर फॉर्म हुआ तो क्या हुआ, तो ये होगा कि जो ट्यूमर फॉर्म होंगे ना, वो ट्यूमर क्या रिलीज करेगा, वो ट्यूमर रिलीज करेगा गैस्ट्रिन। कौन सी एंजाइम रिलीज करेगी, गैस्ट्रिन एंजाइम रिलीज करेगी। एंड जैसे ही वो गैस्ट्रिन एंजाइम रिलीज होती है, वो गैस्ट्रिन और क्या करेगा, वो प्रमोट करेगा टू रिलीज ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो एसिड सिक्रेशन को और प्रमोट कर देगा। तो जैसे ही एसिड सिक्रेशन और ज्यादा, मतलब ज्यादा गैस्ट्रिन रिलीज हो रहा है, ज्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ज्यादा एसिड रिलीज हो रहा है, ज्यादा एसिड रिलीज होगा तो क्या करेगा, ऑफकोर्स म्यूकोजल लाइनिंग को क्या करेगा, डिस्टर्ब करेगा, वहां पे अल्सर फॉर्म होगा। ठीक है ना। उसके अलावा फैमिलियर हिस्ट्री भी होती है कि लाइक हिस्ट्री टू हिस्ट्री, मतलब किसी की फैमिली में अगर ये लाइक कॉमन होता है तो हो सकता है कि वो ट्रांसफर हो, लाइक प्रेजेंट हो। ठीक है ना। एंड उसके अलावा कुछ इरिटेंट्स होते हैं, कुछ इरिटेंट लाइक जैसे कि अल्कोहल कंजम्पशन हो गया, टी कॉफी बहुत ज्यादा लेना, बहुत स्पाइसेस फूड लेना, है ना, टोबैको हो गया, स्टेरॉइड्स हो गया, है ना। सो ये कुछ इरिटेंट्स है जिसकी वजह से वहाँ पे क्या होती है, अल्सर फॉर्म होता है। एंड ऑल्सो मिसिंग द फूड, जैसे कि आप फूड आपने ब्रेकफास्ट नहीं खाया, आपने लंच भी नहीं खाया, सीधा डिनर खा रहे हो। सो ब्रेकफास्ट नहीं खाया, लंच नहीं खाया, वो एसिड तो रिलीज हो रहा है ना, एसिड रिलीज हो रहा है, उसको कुछ खाने को तो है नहीं वहाँ पे डाइजेस्ट करने के लिए, तो किसको डाइजेस्ट करेगा, म्यूकस की लाइनिंग को ही डाइजेस्ट करने लग जाएगा। ठीक है ना। सो ये हो गया। सो ये हमारे कॉजेज हो गए। पैथोफिजियोलॉजी आई ऑलरेडी लाइक डिस्क्राइब कि अल्सर हैपन व्हेन एग्रेसिव फैक्टर, जैसे कि एसिड हो गया, पेप्सिन हो गया, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन हो गया, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हो गया, बिकम मोर देन द प्रोटेक्टिव फैक्टर। प्रोटेक्टिव फैक्टर्स क्या हमारे, म्यूकस हो गया, बाइकार्बोनेट हो गया, ब्लड फ्लो हो गया, प्रोस्टाग्लैंडिन, अगर इनमें क्या हो, इनमें अगर डिसबैलेंस हो तो क्या होगा, अल्सर फॉर्म हो जाएगा। ठीक है ना। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी का मैंने बता दिया, वो इन्फ्लेमेशन करेगा जिसकी वजह से म्यूकोजल बैरियर वीक होगी और एसिड जो है वहां पे डैमेज कर देगा टिश्यूज को, जिसकी वजह से अल्सर फॉर्म हो जाएगा। ठीक है। नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स सेम क्या करेगा, प्रोस्टाग्लैंडिन डिक्रीज करेगा, और ये प्रोस्टाग्लैंडिन डिक्रीज होगा तो म्यूकस प्रोडक्शन भी डिक्रीज हो जाएगा, ब्लड फ्लो वहां पे कम होगा और वहां पे क्या होगा, अल्सर फॉर्म हो जाएगा। सो बेसिकली कॉजेज हमने पढ़ लिया, वो कैसे क्या कर रहे हैं वो भी हमें समझ में आ गया। देन द सेकेंड थिंग इज की
कैसे पता चलेगा कि ये पेप्टिक अल्सर है? तो मैंने क्या बताया, पेप्टिक अल्सर डिजीज या तो गैस्ट्रिक अल्सर होगा, मतलब कि गैस्ट्रिक मतलब कि स्टमक में अल्सर होगा, स्टमक की म्यूकोजल लाइनिंग में होगी तो हमारा गैस्ट्रिक अल्सर हो गया। अगर डुओडेनम में होगा तो डुओडेनल अल्सर हो गया। बट दोनों को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो देखो, गैस्ट्रिक अल्सर में क्या होगा कि जैसे ही आप फूड को इंजेस्ट करोगे ना तो आपका पेन इंक्रीज हो जाएगा। सो बेसिकली ये हमारा स्टमक है ना, ये हमारा स्टमक है। तो आपने जैसे ही फूड खाया तो वो फूड कहाँ जाता है, डायरेक्टली हमारे स्टमक में जाता है। तो जैसे ही स्टमक में वो फूड आएगा, फूड आएगा तो उस फूड के लिए क्या रिलीज होगा, पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सब कुछ रिलीज होगा। एंड जैसे ही वो रिलीज होगा, जो अल्सर है वहां पे ऑलरेडी डेवलप, वो अल्सर पे भी एसिड वगैरह लगेगा तो क्या होगा, ऑफकोर्स आपको पेन होगा, है ना। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इन गैस्ट्रिक अल्सर में जो पेन होता है वो जस्ट आफ्टर टेकिंग फूड आपको क्या होगा, पेन होगा। सो इंजेक्शन ऑफ फूड इंक्रीज द पेन एंड पेन स्टार्ट हाफ टू 1 आवर आफ्टर मील, है ना। सो लाइक आफ्टर लाइक जस्ट टेकिंग एंड लाइक हाफ एन आवर 1 आवर के बाद आपको पेन होना स्टार्ट हो जाएगा, दैट इज द गैस्ट्रिक अल्सर में। बट डुओडेनल अल्सर में क्या होगा, जैसे कि आपने फूड लिया तो हमारे स्टमक में आया, यहाँ पे पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है एंड देन हमारा डुओडेनम होता है। सो पाइलोरिक स्फिंक्टर तो क्लोज है तो फूड जो है वो आगे प्रोसीड नहीं कर पाया है ना। एंड जैसे ही 2 से 3 घंटे होगा, जब फूड का पूरा डाइजेशन हो जाएगा स्टमक में कंप्लीट, तो फूड कहाँ जाता है, डुओडेनम में जाता है, देन आगे हमारा इंटेस्टाइन में जाएगा, ठीक है ना। तो जैसे ही वो आगे जाएगा तो मतलब 2 से 3 घंटे के बाद ही आगे जाएगा, तो जैसे ही वो आगे जाएगा, एसिड वगैरह आगे जाएगा, देन पेन होगा। सो इन डुओडेनल अल्सर इंजेक्शन ऑफ फूड रिलीव्स द पेन, क्योंकि जैसे ही फूड आप खाओगे वो स्टमक में रहेगा, आगे नहीं जाएगा। सो जब आप खाना खाओगे तब आपको पेन नहीं होगा, बट पेन अकर्स 2 to 3 आवर्स आफ्टर मील, वो कहाँ होगा, डुओडेनल अल्सर में होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। एंड पेन अकर ड्यूरिंग स्लीप, कहाँ पे, डुओडेनल अल्सर में। जैसे कि आपने नाइट में खाना खाया, आपने जैसे ही खाना खाया आप सो गए तो रात को गैस्ट्रिक एम्पटिंग होगा, डुओडेनम में वो सारा फूड जाएगा, 2 से 3 घंटे तो लगेंगे ही। सो लाइक आपको मिडनाइट में आपको ऐसे पेन होगा स्टार्ट, सो दैट इज द डुओडेनल अल्सर में होगा। बट इन गैस्ट्रिक अल्सर में आपने जैसे ही खाना खाया तो आपको उसी टाइम पेन होगा, 1-2 घंटे तक पेन होगा, देन वो सारा का सारा खाना कहाँ चला जाएगा, डुओडेनम में चला जाएगा, तो पेन आपको नाइट में नहीं होगा, है ना। सो नो पेन ड्यूरिंग स्लीप। ड्यूरिंग स्लीप पेन कहाँ होगा, डुओडेनल अल्सर में होगा। अब आप खुद ही सोचो, जैसे ही आप फूड खाते हो आपको पेन एकदम स्टार्ट हो जाता है, सीवियर पेन स्टार्ट होता है, तो आपको फूड खाना खाने का मन करेगा नहीं ना। सो इन गैस्ट्रिक अल्सर में वेट लॉस होता है, बट इन डुओडेनल अल्सर में जैसे ही आप फूड को इंजेस्ट कर रहे हो आपका पेन और रिलीव हो रहा है, सो इसलिए आप और ज्यादा खाओगे सो क्या होगा, वेट गेन होगा। सो वेट लॉस इन गैस्ट्रिक अल्सर, वेट गेन इन डुओडेनल अल्सर। आई बात समझ में। उसके बाद गैस्ट्रिक अल्सर में ना हेमरेज बहुत कॉमन है, मतलब हेमरेज मतलब ब्लीडिंग इज कॉमन। सो अगर ब्लीडिंग इज कॉमन है एंड जो ब्लीडिंग होगी ना वो बेसिकली अपर जीआई ब्लीड है, सो लाइक हेमेटोमेसिस होगा, है ना। सो कॉफी ग्राउंड वॉमिटिंग आएगा, ठीक है ना। एंड डुओडेनल अल्सर में ना हेमरेज लेस कॉमन है, बट अगर होगा भी तो वॉमिटिंग नहीं होगा, क्या होगा, मलेना होगा, ब्लैक टेरी स्टूल होगा, ठीक है ना। सो मलेना इज कॉमन अगर हेमरेज हुआ तो, ठीक है। उसके बाद गैस्ट्रिक अल्सर में ना परफोरेशन लेस है, परफोरेशन मतलब कि वो जो अल्सर है वो इतना इन्वेड कर दिया कि अगल बगल एडजेसेंट ऑर्गन्स को भी इन्वेड कर दिया है, दैट इज द परफोरेशन, जो कि मेडिकल इमरजेंसी होती है। सो गैस्ट्रिक अल्सर में परफोरेशन लेस कॉमन होता है, बट इन डुओडेनल अल्सर में परफोरेशन जो है वो कॉमन होता है, इवन वो पेनक्रियाज को भी अफेक्ट कर सकता है, क्योंकि डुओडेनम के पास ही पेनक्रियाज होता है, सो पेनक्रियाटाइटिस भी कर सकता है, ठीक है ना। एंड गैस्ट्रिक अल्सर में ना मैलिग्नेंसी होती है, मैलिग्नेंसी लाइक आपको गैस्ट्रिक कैंसर और लाइक अगल बगल के उसको भी अफेक्ट कर सकता है। सो मैलिग्नेंसी इज कॉमन इन गैस्ट्रिक अल्सर और लेस कॉमन इन डुओडेनल अल्सर, ठीक है ना। एंड अगर बहुत लॉन्ग टाइम तक गैस्ट्रिक अल्सर है तो क्या होगा, धीरे धीरे जो सेल्स है ना जो एसिड रिलीज कर रही थी वो भी डैमेज हो जाती है। सो इन द लेटर स्टेज आपको क्या मिलेगा, नॉर्मल टू हाइपोसिक्रीशन ऑफ स्टमक एसिड, क्योंकि वो जो सेल है जो एसिड रिलीज कर रही थी वो डैमेज हो गई है, तो या तो नॉर्मल या हाइपोसिक्रीशन हो जाएगा एसिड का। बट इन डुओडेनल अल्सर में हमेशा क्या रहेगा, हाइपर सिक्रीशन ऑफ स्टमक एसिड रहेगा, क्योंकि बेसिकली जो प्रॉब्लम है वो कहाँ पे है, डुओडेनम में प्रॉब्लम है, ठीक है ना। सो ये हुआ, ये तो हमारे कुछ स्पेसिफिक है कि आपको क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक अल्सर में ये सिम्टम्स दिखने को मिलेंगे एंड डुओडेनल में ये सिम्टम्स दिखने को मिलेंगे। उसके अलावा कुछ नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स जैसे कि आपको डल नोइंग पेन हो गया, बर्निंग सेंसेशन जो कि आपको दोनों में लगेगा, है ना, मिड एपिगैस्ट्रिक पेन या फिर बैक में वो पेन जो है फ्लो होगा, सो ये आपको कुछ कॉमन साइन आपको दिखेगा, ठीक है ना। उसके बाद अगर मैं कॉम्प्लिकेशन की बात बताऊं, सो मैंने क्या बताया कि हेमरेज इज कॉमन।
हेमरेज इज कॉमन इन गैस्ट्रिक अल्सर। सो अगर हेमरेज होगा मतलब कि बेसिकली क्या हो रहा है, ब्लीडिंग हो रहा है। सो ब्लीडिंग होगा तो क्या होगा, ब्लीडिंग की वजह से क्या होगा, ब्लीड होने लगेगा तो आपकी बॉडी में ब्लड की कमी होगी। सो लाइक अनीमिया के चांसेस है। सो अनीमिया इज द कॉम्प्लिकेशन, ठीक है ना। सेकेंड मैंने क्या बताया था, परफोरेशन, कि अगर वो जो अल्सर है वो इतना ज्यादा डीप इन्वेड कर दिया है कि वो एडजेसेंट ऑर्गन्स को भी इन्वॉल्व कर दिया तो क्या होगा, परफोरेशन हो जाएगा, है ना। सो परफोरेशन होगा एंड इट इज द मेडिकल इमरजेंसी कंडीशन हो जाएगा, ठीक है ना। उसके अलावा ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, जैसे कि लेट सपोज ये हमारा क्या है, ये हमारा स्टमक है एंड यहाँ पे हमारा डुओडेनम है, यहाँ पे हमारा पाइलोरस है, ठीक है ना। सो लेट सपोज यहाँ पे हमारा क्या बोलते हैं, अल्सर फॉर्म हुआ था। अब ये अल्सर यहाँ पे फॉर्म हुआ, अल्सर है, इन्फ्लेमेशन होगा, यहाँ पे स्कैरिंग होगी। सो स्कैरिंग होगा तो ये जो साइज है वो क्या होगा, साइज जो ल्यूमेन की वो कम होती रहेगी। कम होते होते एक ऐसा टाइम आएगा कि पूरा का पूरा ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा। तो जो फूड आप अंदर आएगा वो बाहर वो आगे जा नहीं पाएगा, एम्प्टिंग हो नहीं पाएगी। सो लाइक क्या हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। सो ऑब्स्ट्रक्शन इज ऑल्सो द कॉम्प्लिकेशन। उसके अलावा गैस्ट्रिक कैंसर भी हो सकता है, क्योंकि जो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन है ना, जो बेसिकली हमारा गैस्ट्रिक अल्सर कर रहा है, वो एट द एंड गैस्ट्रिक कैंसर में भी कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है ना। उसके अलावा हमारा स्ट्रेस अल्सर हो सकता है। सो स्ट्रेस अल्सर बेसिकली क्या है कि दिस इज लाइक कि कोई फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस हुआ, जैसे कि किसी को बर्न्स हुआ है ना, शॉक में चला गया, मल्टी ऑर्गन फेलियर्स हो रहा है, बर्न्स वगैरह। सो इन दैट ये सारी कंडीशन है। एंड पेशेंट अगर वेंटिलेटर पे है या फिर कोई ट्रॉमा या फिर सर्जरी हुई है, सो बिकॉज ऑफ दैट क्या होगा, अल्सर डेवलप होगा इन द गैस्ट्रिक और डुओडेनल में, जो कि आफ्टर अ टाइम रिलीव भी हो जाता है ना। सो दैट इज द स्ट्रेस अल्सर, मतलब नॉर्मल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज की वजह से बेसिकली जो हो रहा है, ठीक है ना, फिजियोलॉजिकली कंडीशन की वजह से जो हो रहा है, दैट इज द स्ट्रेस अल्सर। सो ये हमारे कॉम्प्लिकेशन है, ठीक है ना। अगर मैं बात करूँ कि हम कैसे डायग्नोस करेंगे, डायग्नोस्टिक मेजरमेंट क्या क्या है, डायग्नोस्टिक असेसमेंट एंड डायग्नोस्टिक क्या क्या है। सो फर्स्ट इज द क्लिनिकल फीचर्स। हम क्लिनिकल फीचर्स, हम हिस्ट्री लेंगे, पेशेंट का हिस्ट्री लेंगे तो आपको वहां से पता चल जाएगा कि ये गैस्ट्रिक अल्सर है कि डुओडेनल अल्सर है। तो ये तो हम हिस्ट्री लेके हम कोई भी चीज कंफर्म नहीं करते जब तक हम कोई टेस्ट ना कर ले। सो टेस्ट में हम क्या क्या कर सकते हैं, फर्स्ट इज द एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी में क्या है, आप सबको पता है, एंडोस्कोपी में हम स्कोप डालते हैं जिसमें कैमरा लगा होता है एंड आपको पूरा म्यूकोजल लाइनिंग दिखेगी कि कहाँ पे क्या हो रखा है, अल्सर हो रखा है, क्या हो रखा है, आपको हर चीज अच्छे से दिख जाएगा। सो बेसिकली यहाँ पे अल्सर कहाँ कहाँ डेवलप हो सकता है, या तो इसोफेगस में, या तो गैस्ट्रिक में, या तो डुओडेनम में। तो हम अपर जीआई एंडोस्कोपी करेंगे। सो अपर जीआई एंडोस्कोपी को क्या बोलते हैं, दैट इज द इसोफेगो गैस्ट्रो डुओडिनोस्कोपी करेंगे, जिसमें कि आपको दिख रहा है कि ये एंडोस्कोप डाला है थ्रू ओरल और नेजल के थ्रू भी डाल देते हैं, डाल के एंड प्रॉपर इसमें कैमरा होता है जो कि पूरा का पूरा आपकी जो स्टमक, डुओडेनम और इसोफेगस की लाइनिंग को आप अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अल्सर कहाँ पर डेवलप हुआ है, कितना एक्सटेंड तक हुआ है, वो दिख जाएगा आपको, ठीक है ना। सो दैट इज द एंडोस्कोपी। सेकेंड टेस्ट होता है हमारा बेरियम टेस्ट। बेरियम टेस्ट में क्या करते हैं हम, बेरियम व्हाइट कलर का होता है, वो हम पेशेंट को इंजेस्ट करने बोलते हैं। एंड जब वो इंजेस्ट करते हैं, जब हम विजुअलाइज करते हैं लाइक थ्रू एक्सरे के थ्रू, तो आपको ये पूरा व्हाइट व्हाइट दिखेगा। एंड लेट सपोज यहाँ पे कोई अल्सर हो रखा है, कोई ट्यूमर हो रखा है, तो आपको दिख जाएगा, वहाँ पे ब्लैकिश ब्लैकिश हो जाएगा, ये पूरा चमकेगा, तो आपको पूरा प्रॉपर दिख जाएगा कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रखी है ना। सो बेरियम टेस्ट हो गया। एंड थर्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने क्या बोला था कि जो पेप्टिक अल्सर डिजीज का जो मोस्ट कॉमन कॉज है, दैट इज द हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इज द मोस्ट कॉमन कॉज फॉर पेप्टिक अल्सर डिजीज। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम करते हैं यूरिया ब्रेथ टेस्ट। मतलब क्या है, मतलब ये है कि मैंने क्या बताया था कि अगर हेलिकोबैक्टर पाइलोरी को हमारे स्टमक के अंदर या डुओडेनम के अंदर रहना है तो उसको क्या बनाना पड़ेगा, उसको यूरिएज एंजाइम्स रिलीज करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हमारा स्टमक का जो इन्वायरमेंट है वो कैसा है, एसिडिक है। सो वो एसिडिक में उतना रह नहीं पाएगा, इसलिए उसको अपने आप को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, कुछ रिलीज करना पड़ेगा, है ना। तो वो यूरिएज रिलीज करेगा। एंड यूरिएज आप सबको पता है दैट इज द एंजाइम जो कि क्या करता है, यूरिया को ब्रेक डाउन करता है अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड में, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया में कन्वर्ट करता है यूरिएज एंजाइम यूरिया को, ठीक है ना। सो हम इसमें क्या करेंगे, हम पेशेंट को क्या बोलेंगे, सबसे पहले पेशेंट आएगा उसको हम एक बलून बैग देंगे, बैग में हम एक्सहेल करने बोलेंगे। बैग में जब वो एक्सहेल करेगा तो हम CO2 मेजर करेंगे, दैट इज अ बेस लाइन डेटा होगा। उसके बाद हम पेशेंट को क्या बोलेंगे, यूरिया इंजेस्ट करने के लिए बोलेंगे। तो जैसे ही वो यूरिया इंजेस्ट करेगा, उसके अंदर अगर लेट सपोज हेलिकोबैक्टर पाइलोरी है, इन्फेक्शन हो रखा है, तो वो यूरियस तो वो एंजाइम वो बैक्टीरिया रिलीज कर ही रहा है एंड पेशेंट ने यूरिया लिया
तो वो यूरिया को किस में ब्रेक डाउन कर देगा, वो यूरियस CO2 प्लस अमोनिया में कन्वर्ट कर देगा। एंड देन हम लाइक यूरिया देने के बाद 15 से 20 मिनट के बाद पेशेंट को फिर से बोलेंगे कि आप फिर से एक्सहेल करो। फिर से पेशेंट एक्सहेल करेगा, तो अगर उसको इन्फेक्शन हो रखा है तो ये वाले बैग में उसका जो CO2 का जो लेवल होगा वो ज्यादा होगा कंपेरिजन टू पिछले वाले में। क्यों? क्योंकि अभी उसने यूरिया लिया है, तो एक तो वो एक्सहेल कर रहा है वो वाला CO2 प्लस यूरिया को ब्रेक डाउन हुआ है CO2 में, वो सो उसका जो यूरिया जो CO2 का जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा। अगर उसको हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन हो रखा है सो हम CO2 को मेजर कर लेंगे। सो दैट इज द यूरिया ब्रेथ टेस्ट, ठीक है ना। एंड उसके अलावा हम स्टूल में भी चेक कर सकते हैं, स्टूल ऑकल्ट टेस्ट, जिसमें हम हेलिकोबैक्टर पाइलोरी चेक करेंगे। एंड इट इज ऑल्सो लाइक पीरियोडिकली भी करेंगे, लाइक हमने पेशेंट को हमने मेडिसिन स्टार्ट कर दिया है एंड टू सी कि अब उसका इन्फेक्शन कम हुआ है कि नहीं हुआ है। सो लाइक पीरियोडिकली हम टेस्ट करते रहेंगे कि हाँ कम है या ज्यादा है, क्या है उसका लेवल, है ना। सो दैट इज द स्टूल ऑकल्ट टेस्ट जो कि पीरियोडिकली करते रहना है। सो दैट इज द डायग्नोस्टिक, सारे के सारे असेसमेंट एंड डायग्नोस्टिक हो गया, वर्कअप हम पेशेंट में करेंगे। देन कमिंग टू द ट्रीटमेंट पार्ट, तो हम जो ट्रीटमेंट जो हमारा है ना दैट इज द मेडिकल मैनेजमेंट होगा, हम मेडिसिन के थ्रू ट्रीट करेंगे। बट अगर मेडिसिन काम नहीं करेगा तो लास्ट जो हमारा चॉइस होगा दैट इज द सर्जिकल मैनेजमेंट, ठीक है ना। सो मेडिकल मैनेजमेंट में क्या होगा, मैंने क्या बोला कि हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इज द मोस्ट कॉमन कॉज। सो अगर हेलिकोबैक्टर पाइलोरी की वजह से उसको पेप्टिक अल्सर डिजीज हुआ है तो हमें क्या करना है, हमें इस इन्फेक्शन को ट्रीट करना है। बेसिकली जो कॉज है कॉज को ही तो ट्रीट करोगे, है ना। लेट्स सपोज अगर किसी को नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स की वजह से हुआ है, स्मोकिंग की वजह से हुआ है, तो आप क्या करोगे, वो जो ड्रग्स है उसको आप बंद करोगे, है ना, ड्रग स्टॉप करोगे, स्मोकिंग बंद करोगे, अल्कोहल बंद करोगे, है ना। अगर ये इन्फेक्शन की वजह से हुआ है तो इन्फेक्शन को ट्रीट करना होगा। सो इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए ना हमारी एक थेरेपी होती है, जैसे दैट इज ट्रिपल थेरेपी और क्वाड्रुपल थेरेपी बोलते हैं। सो ट्रिपल थेरेपी इज नथिंग, इट इज लाइक कि ट्रिपल में क्या करेंगे, तीन दवाइयां देंगे, क्वाड्रुपल में हम 4 मेडिसिन देंगे, ठीक है ना। सो ट्रिपल थेरेपी जो कि बेसिकली हम 2 एंटीबायोटिक्स देते हैं, दैट इज अमोक्सिसिलिन और मेट्रोनिडाजोल। अगर अमोक्सिसिलिन से किसी को एलर्जी है तो मेट्रोनिडाजोल देते हैं, प्लस कैलिथ्रोमाइसिन। ये 2 हम एंटीबायोटिक्स दे दिया, 2 हमने एंटीबायोटिक्स दे दिया, प्लस एक हम क्या देंगे, प्रोटोन पंप इनहिबिटर, दैट इज द लाइक जो एसिड को सप्रेस करेगा, जैसे कि पेंटाप्रोजोल हो गया, ओमिप्राजोल हो गया, है ना, एसोप्रोजोल हो गया। सो ये ड्रग्स देंगे, है ना। सो 2 एंटीबायोटिक्स दैट इज अमोक्सिसिलिन और मेट्रोनिडाजोल प्लस कैलिथ्रोमाइसिन प्लस लाइक पेंटाप्रोजोल दे दिया। सो ये हमारा ट्रिपल थेरेपी होगा। 3 ड्रग्स हो गए ना, एक अमोक्सिसिलिन और मेट्रोनिडाजोल, सेकंड वन इज द कैलिथ्रोमाइसिन एंड थर्ड इज द लाइक पेंटाप्रोजोल हो गया। सो 3 ड्रग्स देंगे एंड इट इज एंटीबायोटिक्स। यू शुड नो, यू नो कि एंटीबायोटिक्स का हमें कोर्स कंप्लीट करने होते हैं, एक पर्टिकुलर कोर्स होता है वो हमें कंप्लीट करने होते हैं। सो ये इट इज गिवन फॉर 10 to 14 डेज के लिए एंड हमें पेशेंट को एजुकेट करना है कि आपको इन बिटवीन खुद से ही, अगर लेट्स सपोज आपका पेन सही हो गया या कुछ सही हो गया तो आपको खुद से ही ड्रग को स्टॉप नहीं करना है, यू हैव टू कंप्लीट द कोर्स। अदरवाइज क्या हो जाएगा, ये बैक्टीरिया तो क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंट डेवलप हो जाएगा, है ना। सो रेजिस्टेंट डेवलप हो जाएगा। सो हमें कोर्स को कंप्लीट करना है, ठीक है। बट अगर ट्रिपल थेरेपी से अगर क्या है, अगर रेजिस्टेंट है तो सेकंड क्या होता है, क्वाड्रुपल थेरेपी होता है। क्वाड्रुपल थेरेपी में क्या होता है, इट इज नथिंग, इसमें 4 ड्रग्स होते हैं। इसमें क्या क्या होते हैं, फर्स्ट इज द प्रोटोन पंप इनहिबिटर, तो होता ही है, दैट इज पेंटाप्रोजोल और ओमिप्राजोल हो गया, प्लस 2 एंटीबायोटिक्स होता है लाइक जैसे कि मेट्रोनिडाजोल प्लस टेट्रासाइक्लिन होता है यहाँ पे, ठीक है ना। प्लस एक क्या होता है, दैट इज द हमारा जो प्रोटेक्टिव, जो हमारा म्यूकोजल है उसको प्रोटेक्ट करने वाला मेडिसिन होता है, दैट इज बिस्मथ सॉल्ट होता है। वो भी हम 10 to 14 डेज के लिए लेते हैं। सो हमारा ट्रिपल थेरेपी और क्वाड्रुपल थेरेपी। क्वाड्रुपल में एक हमारा प्रोटोन पंप इनहिबिटर होगा, दैट इज पेंटाप्रोजोल और ऑस्मिप्राजोल, 2 हमारे एंटीबायोटिक्स होंगे, ठीक है। एंड हमारा फोर्थ क्या होगा, म्यूकोजल प्रोटेक्शन होगा, दैट इज द हमारा बिस्मथ सॉल्ट हो गया। सो ये हमारा हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए हुआ। एंड उसके अलावा मैंने आपको बता ही दिया कि अगर एनसेड्स की वजह से है तो उसको स्टॉप करेंगे, स्मोकिंग की वजह से है तो उसको सजेशन करेंगे, उसको स्टॉप करेंगे, ठीक है ना। प्लस एसिड सप्रेशन देंगे, क्योंकि एसिड तो रिलीज हो रहा है, तो एसिड को सप्रेस करने के लिए मेडिसिन हम क्या क्या दे सकते हैं, हम प्रोटोन पंप इनहिबिटर दे सकते हैं, जैसे कि पेंटाप्रोजोल हो गया, ओमिप्राजोल हो गया। उसके अलावा हम एंटी एसिड्स दे सकते हैं जो एसिड को एंड कर देगा अगेंस्ट, मतलब कि न्यूट्रलाइज कर देगा, जैसे कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, है ना। उसके अलावा हम H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट दे सकते हैं, जैसे कि रेनिटिडीन हो गया, फोमिटिडीन हो गया, है ना। सो ये सारे ड्रग्स जो एसिड को सप्रेस करेगा, ठीक है। बट ये ड्रग्स देने के बाद भी पेशेंट का पेन, पेशेंट की जो कंडीशन है वो इम्प्रूव नहीं होगी, देन द लास्ट
चॉइस इज द सर्जिकल मैनेजमेंट। सो सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या है, सर्जिकल मैनेजमेंट में देखो फर्स्ट इज द वेगोटोमी। वेगोटोमी में क्या हो रहा है, वेगोटोमी में देखो वेगस नर्व जो है ना, वेगस नर्व जो हमारा है, वेगस नर्व बेसिकली क्या कर रहा है, ये हमारे एसिड सिक्रीशन को रिलीज करने के लिए लाइक कमांड दे रहा है। सो हम क्या करेंगे, ये कमांड को ही ब्लॉक कर देंगे, मतलब कि वेगस नर्व को ही हम कट कर देंगे। तो जब वेगस नर्व ही कट हो जाएगा तो एसिड सिक्रेशन के लिए जो कमांड दे रहा था वो कमांड ही नहीं रहेगा, तो एसिड रिलीज ही नहीं होगा, एसिड रिलीज ही नहीं होगा तो जो अल्सर है वो क्या होने लग जाएंगे, हील होने लग जाएंगे, ठीक है ना। सो जो वेगोटोमी है वो बहुत तरह की वेगोटोमी होती है। ट्रंकल वेगोटोमी होता है, मतलब कि पूरा का पूरा ट्रंक ही रिमूव कर दो, मतलब पूरा ट्रंक ही कट कर दो वेगस नर्व का। कुछ सिलेक्टिव वेगोटोमी भी होता है, लाइक पर्टिकुलर साइट पे उसका जो ट्रंक है वो कट कर दो। कुछ हाईली सिलेक्टिव वेगोटोमी होता है, कुछ पैराइटल सेल वेगोटोमी होता है। सो इसमें टाइप टू टाइप होता है हमारे वेगोटोमी। सो सिंपल है, वेगोटोमी मतलब कि वेगस नर्व को कट कर देना, ठीक है ना। सो ये ट्रंकल भी हो सकता है, सिलेक्टिव भी हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा सेकंड हमारा होता है एंट्रेक्टोमी, एंट्रेक्टोमी और डिस्टल गैस्ट्रेक्टोमी। सो इसमें बेसिकली क्या है ना, हमारा जो एंट्रम है, जो एंट्रम पार्ट है हमारा, जो दिस इज द, आपको पता है स्टमक का ये फंडस होता है, ये कार्डियक होता है, ये हमारा एंट्रम होता है। सो एंट्रम ना बेसिकली क्या रिलीज करता है, एंट्रम हमारा गैस्ट्रीन एंजाइम्स रिलीज करता है, और ये गैस्ट्रीन क्या करता है, इट स्टिमुलेट द सिक्रेशन ऑफ एसिड। सो ये एसिड को सिक्रेशन को स्टिमुलेट करता है। तो अगर हमने गैस्ट्रीन को ही हटा दिया तो आगे एसिड रिलीज नहीं होगा। तो इस गैस्ट्रीन को हटाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें एंट्रम के पार्ट को, जो स्टमक का जो एंट्रम का जो पार्ट है उसको क्या करना होगा, रिमूव करना होगा। तो दैट इज नोन एज एंट्रेक्टोमी। एंट्रेक्टोमी मतलब कि एंट्रम को रिमूव कर देना। अब हमने एंट्रम पार्ट को रिमूव कर देंगे तो ये जो हमारा बाकी का जो स्टमक पार्ट है वो या तो हम डुओडेनम से कनेक्ट कर सकते हैं, जिसको हम बिलरोथ 1 बोलते हैं, और या फिर हम डुओडेनम, लेट सपोज डुओडेनम में प्रॉब्लम है, डुओडेनम में पूरा अल्सर बहुत ज्यादा एक्सटेंड तक हो रखा है, तो डुओडेनम को भी हटा दिया, एंट्रम को भी हटा दिया, देन ये स्टमक के पार्ट को हम किससे सीधा कनेक्ट करेंगे, जेजुनम से कनेक्ट करेंगे। सो दैट इज नोन एज बिलरोथ 2। आई बस समझ में, बिलरोथ 2। सो इसीलिए डिपेंडिंग ऑन द साइड, बिलरोथ 1 क्या है, गैस्ट्रो डुओडेनोस्टोमी, मतलब कि जो हमने एंट्रम पार्ट को रिमूव किया तो जो हमारा गैस्ट्रिक पार्ट है ना उसको हमने किससे कनेक्ट कर दिया, डुओडेनम से कनेक्ट कर दिया। दैट इज द गैस्ट्रो डुओडेनोस्टोमी, ठीक है। बट अगर हमारा क्या बोलते हैं डुओडेनम में भी प्रॉब्लम है तो एंट्रम को भी रिमूव कर दिया, डुओडेनम को भी रिमूव कर दिया, तो बाकी का जो गैस्ट्रिक पार्ट है उसको हमने डायरेक्टली किससे कनेक्ट कर दिया, हमने जेजुनम से कनेक्ट कर दिया। सो दैट इज नोन एज गैस्ट्रो जेजुनोस्टोमी, ठीक है ना। सो एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, दिस इज द गैस्ट्रो डुओडेनोस्टोमी, डुओडेनम से कनेक्ट किया है, आपको दिख रहा है। एंड दिस इज द लाइक हमारा स्टमक है, डुओडेनम को भी रिमूव कर दिया, एंट्रम को भी रिमूव कर दिया, एंड सीधा किससे कनेक्ट कर दिया, जेजुनम से कनेक्ट कर दिया। सो दिस इज बिलरोथ 2। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। सो ये तो हो गया। तो अगर लेट सपोज हमने वेगोटोमी किया, सो वेगोटोमी मतलब हमने वेगस, लेट सपोज हमने ट्रंकल वेगोटोमी या फिर सिलेक्टिव वेगोटोमी किया, तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो भी हम खा रहे हैं, जो भी हम खा रहे हैं वो क्या हो रहा है, डिले हो रहा है, डिले गैस्ट्रिक एम्प्टिंग है ना, डिले, क्योंकि वेगस नर्व ही कट हो गया। सो प्रॉपर लाइक पेरिस्टालसिस प्रॉपर आगे फूड जा नहीं रहा है, सो डिले गैस्ट्रिक एम्प्टिंग हो रहा है, डिले गैस्ट्रिक एम्प्टिंग हो रहा है। सो फॉर दैट हम क्या कर सकते हैं, पाइलोरोप्लास्टी कर सकते हैं। जो हमारा पाइलोरस पार्ट है ना, दिस पाइलोरस पार्ट को हम क्या करेंगे, सर्जिकली क्या करेंगे, वाइड करेंगे, एंड देन इसको हम, इसका जो ल्यूमेन है ना इसको वाइड कर देंगे, सो दैट जो भी फूड अंदर आएगा वो इजिली क्या आ जाए, हमारे जेजुनम में, डोडेनम में, जेजुनम में आ जाए, ठीक है ना। सो पाइलोरोप्लास्टी कब कब करेंगे, या तो आपने ट्रंकल और सिलेक्टिव वेगोटोमी कर रखा है ना, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, डिले गैस्ट्रिक एम्प्टिंग हो रही है। सो टू प्रिवेंट दिस हम ये करेंगे। सेकंड, अगर पाइलोरिक स्टेनोसिस हो रखा है, यहाँ पे ही स्टेनोसिस हो रखी है, तो फूड तो आगे जाएगा ही नहीं। अगर यहाँ पे ही पाइलोरस पार्ट में भी स्टेनोज्ड हो रखा है तो फूड आगे जाएगा नहीं ना। सो अगर पाइलोरिक स्टेनोसिस हो रखा है, सो इन दैट केस में भी हम पाइलोरोप्लास्टी करेंगे। एंड थर्ड कि अगर गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन हो रखा है, यहाँ पे जो गैस्ट्रिक आउटलेट है यहाँ पे अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो रखा है, यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो रखा है, तो हम इन दैट केस में भी हम क्या करेंगे, पाइलोरोप्लास्टी करेंगे। एंड कुछ जगह पे हम गैस्ट्रिक रिसेक्शन भी करते हैं, गैस्ट्रिक को ही पूरा रिमूव कर देते हैं। सो ये हमारे कुछ सर्जिकल प्रोसीजर है, डिपेंड ऑन द साइड कि कहाँ पे अल्सर है, कहाँ पे क्या कंडीशन लाइक प्रॉब्लमेटिक है। सो उसके अकॉर्डिंग सर्जिकल प्रोसीजर्स होते हैं, ठीक है ना। वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि आफ्टर सर्जिकल
प्रोसीजर, जब पेशेंट को ऑफ कोर्स ड्रेन डालेंगे, है ना, सो ड्रेन जब डालेंगे सो यू हैव टू ऑब्जर्व द कलर एंड अमाउंट ऑफ ड्रेनेज, कि बहुत ज़्यादा रेडिश, बहुत ज़्यादा अमाउंट तो नहीं आ रहा है, बहुत ज़्यादा रेड, बहुत ज़्यादा ब्राइट कलर है, ब्राइट रेड है, बहुत ज़्यादा अमाउंट है, इट मीन्स कि कुछ इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, पेशेंट शॉक में जा सकता है, सो आपको ये मॉनिटर करना है। सेकेंड, आपको पेशेंट को डीप ब्रीदिंग, कफिंग एक्सरसाइज बोलना है, एम्बुलेशन के लिए बोलना है, ठीक है ना, ये हो गया। एंड थर्ड is very important कि you have to monitor for complication. So complication में first you have to monitor for hemorrhage by like vital sign के थ्रू, प्लस आपको ड्रेनेज के थ्रू आपको हेमरेज के लिए मॉनिटर करना है। एंड सेकेंड इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ऑलरेडी आस्क्ड इन द एग्जाम, की डंपिंग सिंड्रोम, कि देखो वेगोटोमी हुआ मतलब कि वेगस नर्व को रिमूव कर दिया, ठीक है ना, या फिर पाइलो, या फिर हमारा गैस्ट्रिक रिसेक्शन हुआ है, या फिर बिलरोथ 1 हुआ है ना, सो इन ऑल दैट केसेस क्या हो सकता है, देयर इज द कॉम्प्लिकेशन दैट इज नोन एज डंपिंग सिंड्रोम। सो डंपिंग सिंड्रोम बेसिकली क्या होता है ना, डंपिंग सिंड्रोम मतलब कि अगर आपसे पूछे व्हाट डू यू मीन बाय डंपिंग सिंड्रोम, सो इट मीन्स देयर इज वेरी क्विक, जो फूड आपने खाया वो बहुत जल्दी से इंटेस्टाइन में चला जाएगा, दैट इज नोन एज डंपिंग सिंड्रोम, बहुत जल्दी वो डंप कर देगा, बहुत जल्दी फूड जो है वो आगे क्विकली प्रोसीड हो जाएगा इनटू द इंटेस्टाइन, दैट इज नोन एज डंपिंग सिंड्रोम। सो जिसकी वजह से आपको ना साइन देखने को मिलेगा, जैसे कि अर्ली साइन, अर्ली और लेट साइन। सो अर्ली डंपिंग सिंड्रोम ना, जैसे कि आपने खाया उसके 15 to 30 मिनट्स के बाद क्या होगा, मतलब जो भी आपने फूड खाया ना, आपने हाइपरोस्मोलर जो भी फूड खाया, वो फूड फटाफट कहाँ चला गया है, इंटेस्टाइन में चला गया। अब वो इंटेस्टाइन में गया है ना, बहुत हाइपर ऑस्मोलर फूड था, वो इंटेस्टाइन में गया तो वो क्या करेगा, फ्लूइड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो लाइक ब्लड वेसल से ब्लड से फ्लूइड अपनी तरफ लेगा, फ्लूइड अपनी तरफ लेगा, जिसकी वजह से आपको क्या सिम्टम्स देखने को मिलेगा, आपको लाइक ऐसे नोजिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल क्रैम्पिंग हो गया, है ना, टैकीकार्डिया, पैल्पिटेशन, ये आपको सिम्टम्स देखने को मिलेगा इन अर्ली डंपिंग सिंड्रोम में, जस्ट आफ्टर 15 to 30 मिनट्स ऑफ फूड इंजेक्शन, क्योंकि वो एकदम से वो फूड इंटेस्टाइन में चला गया, इंटेस्टाइन में गया हाइपर ऑस्मोलर फूड, तो क्या करेगा, अपनी तरफ सारा का सारा फ्लूइड अट्रैक्ट करेगा, तो सारा का सारा फ्लूइड कहाँ शिफ्टिंग हो जाएगा, इंटेस्टाइन में हो जाएगा। सो जिस बिकॉज ऑफ दैट आपको ऐसे एब्डोमिनल क्रैम्पिंग, नोजिया, वॉमिटिंग, टैकीकार्डिया, पैल्पिटेशंस, ये सिम्टम्स देखने को मिलेगा। देन आफ्टर 1.5 to 3 आवर्स के बाद क्या होगा, वो जो आपका जो फूड गया आपके इंटेस्टाइन में, उसका क्या होगा, रैपिड एब्जॉर्प्शन होगा। अब रैपिड एब्जॉर्प्शन होगा मतलब ग्लूकोज का रैपिड एब्जॉर्प्शन होगा, तो क्या होगा, भर भर के इंसुलिन रिलीज होगा। अब इंसुलिन रिलीज होगा भर के, है ना, फॉर रैपिड एब्जॉर्प्शन, जिसकी वजह से आपको हाइपोग्लाइसीमिया वाला सिम्टम्स देखने को मिलेगा आफ्टर 1.5 to 3 आवर्स के बाद। सो हाइपोग्लाइसीमिया में लाइक आपको ऐसे क्या बोलते हैं, ट्रेमर सा, ऐसे फेंटनेस सा, है ना, ये आपको ऐसा कुछ कुछ लगेगा, वीकनेस, ट्रेमर हो गया, टैकीकार्डिया हो गया, फेंटनेस हो गया, हंगर, पैल्पिटेशंस, ये सिम्टम्स देखने को मिलेगा। सो दैट इज द लेट डंपिंग सिंड्रोम, है ना। क्यों हो रहा है, क्योंकि बहुत एकदम से क्विक जो गैस्ट्रिक कंटेंट है वो इंटेस्टाइन में चला गया बिकॉज ऑफ दैट, ठीक है ना। सो ये हमारा हुआ डंपिंग सिंड्रोम। तो ये कैसे अवॉइड करना है, पेशेंट को हमें क्या बोलना है, हमें पेशेंट को बोलना है कि आपको हाई सॉल्ट, हाई शुगर डाइट अवॉइड करनी है, आपको स्मॉल एंड फ्रिक्वेंट डाइट लेना है, एकदम से भर भर के नहीं खाना है, हाई शुगर हाई सॉल्ट अवॉइड करना है, ठीक है ना, हाई प्रोटीन डाइट लेनी है, लो कार्बोहाइड्रेट डाइट लेनी है, लो एंड फ्रिक्वेंट डाइट, स्मॉल एंड फ्रिक्वेंट डाइट लेनी है, ये हमें पेशेंट को बोलना है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप खाना खाते हो, पेशेंट को बोलना है कि खाना खाने के बाद आपको चलना वलना नहीं है, क्योंकि और जल्दी से क्विकली आपका सारा का सारा गैस्ट्रिक कंटेंट कहाँ चला जाएगा, इंटेस्टाइन में चला जाएगा। खाने के बाद आपको क्या करना है, आपने सोना है, आपने क्या करना है, आपने कौन सा पोजीशन लेना है, यू हैव टू टेक द सुपाइन विथ लेटरल पोजीशन लेना है, सुपाइन विथ लेटरल पोजीशन लेना है, या फिर रिक्लाइन पोजीशन लेना है, रिक्लाइन पोजीशन लेना है फॉर 1 hour आफ्टर ईट, फॉर 1 hour आफ्टर मील। सो आफ्टर मील आपको फॉर 1 hour आपको सुपाइन विथ लेटरल पोजीशन या फिर रिक्लाइन पोजीशन लेना, सो दैट गैस्ट्रिक एम्प्टिंग जो है थोड़ा डिले कर सके, ठीक है ना। ये आपको पेशेंट को एजुकेट करना है, ठीक है। सेकेंड आपको और क्या दिख सकता है, डायरिया या फिर कॉन्स्टिपेशन दिख सकता है। एंड थर्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विटामिन B12 डेफिशिएंसी। क्यों, क्योंकि विटामिन B12 डेफिशिएंसी क्यों देखने को मिलता है आफ्टर गैस्ट्रिक रिसेक्शन हो गया या फिर वेगोटोमी हो गया, है ना। क्यों, बिकॉज द आंसर इज कि जो हमारा विटामिन B12 है ना, विटामिन B12 डेफिशिएंसी मतलब कि विटामिन B12 का प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है ना। सो विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए ना हमारे पास 3 चीजें होनी चाहिए। 3 चीजें क्या क्या होनी चाहिए, फर्स्ट हमारे पास इंट्रिंसिक फैक्टर होना चाहिए, इंट्रिंसिक फैक्टर होना चाहिए, इंट्रिंसिक फैक्टर होना चाहिए, जो कि कौन, पैराइटल सेल, जो हमारे स्टमक में पैराइटल सेल होते हैं वो रिलीज करते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर। सो इंट्रिंसिक फैक्टर होना चाहिए। सेकेंड थिंग क्या होना चाहिए, सेकेंड थिंग होना चाहिए एसिड।
एसिड क्या है, एसिड क्या करेगा, जो विटामिन B12 आपने खाया है ना, तो वो रिलीज हो सके प्रॉपर तरीके से, उसके लिए हमें एसिड की जरूरत है। एंड थर्ड ऑफ कोर्स हमारे इलियम की जरूरत है, सो डैट यहाँ पे क्या हो, एब्जॉर्प्शन हो, यहाँ पे क्या हो, एब्जॉर्प्शन हो। बट इलियम तो प्रेजेंट है, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन तो होगा, बट एब्जॉर्प्शन होने के लिए विटामिन B12 भी तो होना चाहिए, बट विटामिन B12 भी नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने क्या कर दिया, आपने गैस्ट्रिक डिसेक्शन कर दिया, आपने वेगोटोमी कर दिया है ना। सो पाराइटल सेल ही नहीं है जो कि इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज करे। लेट्स सपोज अगर पाराइटल सेल है, अगर मान लो एसिड ही नहीं है जो प्रॉपर विटामिन B12 रिलीज करे, सो ये दोनों फैक्टर की वजह से क्या होगा, हमारा विटामिन B12 की कमी होगी, सो विटामिन B12 प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, सो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होगी। सो लाइक पेशेंट ऐसे वीकनेस, पैलर, ऐसा लाइक परनीसियस एनीमिया भी हो सकता है ना, परनीसियस एनीमिया भी हो सकता है। सो पेशेंट को आपने बोलना है कि आपको हाई ग्रीन वेजिटेबल्स आपको खाने हैं, है ना, क्या बोलते हैं, विटामिन B12 रिच फूड खाने हैं, है ना, ये सारे चीजें आपको पेशेंट को बोलना है, ठीक है ना। सो ये हमारा दो इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है आफ्टर सर्जरी। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच।